नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद। इस वीडियो में हम जानेंगे नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में। भारत के कॉलेज और विश्वविद्यालय आज भले ही विश्व के टॉप शैक्षणिक संस्थानों में शामिल ना हो, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब यह देश विश्व में शिक्षा का अकेला मात्र केंद्र था। भारत में ही दुनिया का आवासीय विश्वविद्यालय खुला था, जिसमें हम पहला तक्षशिला और दूसरा नालंदा विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं। भारत के 6 प्राचीन विश्वविद्यालय की इस सीरीज में मैं आपको नालंदा के बारे में इससे पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसे भी देख सकते हैं। आइए अब जानते हैं नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना सन 450 में हुई थी। यह विश्वविद्यालय प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विश्वविख्यात केंद्र था। नालंदा प्राचीन भारत का एक प्रसिद्ध महाविहार था। यह अब के राजगीर शहर के पास और पाटलिपुत्र से लगभग 90 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित था। नालंदा ने 5वीं और 6वीं शताब्दी के दौरान कला और शिक्षाविदों के संरक्षण को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आतताई राक्षस इस्लामी आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी द्वारा 12वीं शताब्दी के शुरुआत में इसे नष्ट कर दिया गया था। इससे पहले तक नालंदा में लगभग 1 करोड़ से अधिक ग्रंथ थे। कहा जाता है कि पुस्तकालय में आग लगने के लगभग 3 महीने तक आग जलती रही। इस आक्रमण में यहाँ कार्य करने वाले कई धर्माचार्य और बौद्धिस्टों को भी मार डाला गया। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का पूरा परिसर एक विशाल दीवार से घिरा हुआ था, जिसमें प्रवेश के लिए एक मुख्य द्वार था। उत्तर से दक्षिण की ओर मठों की कतार थी और उनके सामने अनेक भव्य स्तूप और मंदिर थे। मंदिरों में भगवान बुद्ध की सुंदर मूर्तियाँ स्थापित थी, जो अब नष्ट हो चुकी हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की दीवारों के अवशेष इतने चौड़े हैं कि इनके ऊपर ट्रक भी चलाया जा सकता है। पटना से 90 किलोमीटर और बिहार शरीफ से करीब 12 किलोमीटर दूर दक्षिण में आज भी इस विश्व प्रसिद्ध प्राचीन बौद्ध विश्वविद्यालय के खंडहर स्थित है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त साम्राज्य काल के दौरान हुई थी। लगभग 750 वर्षों में इसके फैकल्टी में महायान बौद्ध धर्म के कुछ सबसे प्रतिष्ठित विद्वान शामिल थे। नालंदा महाविहार ने योगाचार और सर्वास्तिवाद जैसे 6 प्रमुख बौद्ध विद्यालयों और दर्शन के साथ साथ व्याकरण, चिकित्सा, तर्कशास्त्र और गणित जैसे विषयों की शिक्षा दी। तीर्थयात्री हिंसांग यहाँ से 657 संस्कृत ग्रंथ ले गए थे। विश्वविद्यालय को मोहम्मद बख्तियार खिलजी के सैनिकों द्वारा नष्ट कर दिया गया था। उसका बचा हुआ अंश लगभग सन 1400 ईस्वी तक अस्तित्व में रहा। आज यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। इस विश्वविद्यालय में एक समय में 10,000 से ज़्यादा विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते थे और 2700 से ज़्यादा अध्यापक उन्हें शिक्षा देते थे। नालंदा में सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, ईरान, ग्रीस, मंगोलिया समेत कई दूसरे देशों के छात्र भी पढ़ाई के लिए आते थे। इतिहास के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय में एक धर्मगुंज नाम की एक लाइब्रेरी थी। लाइब्रेरी के 9 मंजिलों में 3 भाग थे, जिनमें रत्नरंजक, रत्नदधि और रत्नसागर थे। नालंदा में छात्रों को लिटरेचर, एस्ट्रोलॉजी, साइकोलॉजी, लॉ, एस्ट्रोनॉमी, साइंस, वॉरफेयर, इतिहास, मैथ्स, आर्किटेक्चर, लैंग्वेज साइंस, इकोनॉमी, मेडिसिन समेत कई विषयों को पढ़ाया जाता था। इस विश्वविद्यालय में कई महान विद्वानों ने पढ़ाई की थी, जिनमें मुख्य रूप से हर्षवर्धन, धर्मपाल, वसुबंधु, धर्मकीर्ति, आर्यवेद, नागार्जुन का नाम शामिल है। नालंदा यूनिवर्सिटी का इतिहास चीन के हिंसांग और त्सिंग ने खोजा था। इन दोनों ने चीन लौटने के बाद नालंदा के बारे में विस्तार से लिखा और इसे दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय बताया। इस विश्वविद्यालय की एक खास बात थी कि यहाँ लोकतांत्रिक प्रणाली से सभी कार्य होता था। कोई भी फैसला सभी की सहमति से लिया जाता था। मतलब सन्यासियों के साथ टीचर और स्टूडेंट भी अपनी राय देते थे। खुदाई के दौरान यहाँ 1.5 लाख वर्ग फीट में नालंदा यूनिवर्सिटी के अवशेष मिले हैं। ऐसा माना जाता है कि यह सिर्फ यूनिवर्सिटी का 10% हिस्सा ही है। 2010 में भारत सरकार ने प्रसिद्ध विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया और राजगीर में एक समकालीन संस्थान नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। इसे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथों में कहा गया है कि बुद्ध ने राजगिरी के पास नालंदा नामक एक शहर का दौरा किया था। उन्होंने पावरिका नाम के एक पास के आम के बाग में व्याख्यान दिया और उनके 2 प्रमुख शिष्यों में से एक सारिपुत्र का जन्म भी इसी क्षेत्र में हुआ था और बाद में उन्होंने वहीं निर्वाण प्राप्त किया। ये बौद्ध ग्रंथ बुद्ध की मृत्यु के सदियों बाद लिखे गए। उदाहरण के लिए महात्सुदासन जातक जैसे ग्रंथों में कहा गया है कि नालका या नालका ग्राम राजगिरी से लगभग 1 योजन दूर है। एक बौद्ध ग्रंथ निकाय संग्रह में कहा गया है कि सम्राट अशोक ने नालंदा में एक विहार की स्थापना की थी। हालांकि पुरातात्विक खुदाई में अब तक अशोक काल या उनकी मृत्यु के 600 साल बाद के किसी भी स्मारक का पता नहीं चला है। औपचारिक वैदिक शिक्षा की परंपरा ने बड़े शिक्षा केंद्रों के गठन को प्रेरित करने में मदद की, जैसे
तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला। ज़ुआनज़ैंग ने सन 630 और 643 के बीच भारत की यात्रा की और 637 और 642 में नालंदा का दौरा किया। मठ में लगभग 2 साल बिताए। नालंदा में उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया, जहां उन्होंने मोक्षदेव का भारतीय नाम प्राप्त किया और उस समय संस्था के आदरणीय प्रमुख शीलभद्र के मार्गदर्शन में अध्ययन किया। बौद्ध अध्ययन के अलावा भिक्षु ने व्याकरण, तर्कशास्त्र और संस्कृत के पाठ्यक्रमों में भी भाग लिया। ज़ुआनज़ैंग 657 संस्कृत ग्रंथों के साथ चीन लौट आए। उन्होंने 174 ग्रंथों का अनुवाद किया। ज़ुआनज़ैंग की वापसी के बाद के 30 वर्षों में चीन और कोरिया के भिक्षु इजिंग सहित कम से कम 11 यात्रियों का नालंदा का दौरा करने के लिए जाना जाता है। फैक्सियन और ज़ुआनज़ैंग के विपरीत इजिंग ने दक्षिण पूर्व एशिया और श्रीलंका के आसपास समुद्री मार्ग का अनुसरण किया। वह सन 673 में पहुंचे और 14 साल तक भारत में रहे। सन 695 ईस्वी में जब वे चीन लौटे तो उनके पास 400 संस्कृत ग्रंथ और 300 बुद्ध अवशेष थे, जिनका बाद में चीन में अनुवाद किया गया। हमारे महान स्वर्णिम इतिहास को बार बार छुपाया गया है, जिसके कारण हम खुद को निरीह बोध करते हैं। दोस्तों, यदि मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।